ऑल राइट, सो वेलकम बैक। और कौन कौन आ चुका है, लेट्स चेक। मैत्री सेइंग गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैत्री। आशिता मॉर्निंग। विपुल आ चुका है। सोनल इज ऑल्सो हियर एंड प्रांजलि गुड मॉर्निंग। और कौन आ गया है? काजल, मुकेश, निकिता भी आ चुकी है, प्रियंका, सोनल, विपुल, प्रथम। प्रथम बहुत टाइम बाद दिख रहे हो। ओके फाइन। तो मॉर्निंग मॉर्निंग सबको। चलो, तो आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग रिटर्न्स कंप्लीट करने वाले हैं। और जो हमारा पेमेंट्स चैप्टर है, ठीक है, रिटर्न की पहले वाला चैप्टर है अपना पेमेंट्स, हमको पेमेंट्स भी करना है। मॉर्निंग गुंजन, राइट। मॉर्निंग श्रेया, बहुत टाइम बाद दिख रहे हो, वेलकम बैक। तो हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो हम पहले पेमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके आशिता, तो कल का अगर आपने मिस भी कर दिया है तो इट इज नॉट एन इशू, क्योंकि अभी हम लोग आज हम लोग दूसरे एसएससी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो आपका चैप्टर ही पूरा डिफरेंट है, पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद जो हम रिटर्न्स पढ़ेंगे, वो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे टीडीएस टीसीएस उन लोगों की ही रिटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो कल का आपने मिस कर दिया है तो आज आप देख लेना, इट इज फाइन, इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं पे हो सकता है कि मैं कनेक्ट करूं, लेकिन इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। पहले हम लोग पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब क्या हुआ, आपने, हम लोग स्टार्टिंग से जाएं, जीएसटी की स्टार्ट से, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले देखा एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। एक्टिविटी हो रही है, फिर आपने देखा कि वो एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं। सप्लाई है तो फिर टैक्सेबल है कि नहीं। टैक्सेबल तो उस पर टैक्स पे कौन करेगा, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो सब चीजें हमने देख लिया। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में लाइबिलिटी आ गई है, आपको अब पे कब करना है टैक्स, ठीक है। और किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट को टैक्स का, ठीक है। तो हम वो पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि आप या तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या तो ऑफलाइन पेमेंट, बट ऑफलाइन पेमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमको डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं आजकल ऑफलाइन पेमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कैसे कर सकते हो? नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना पेमेंट करना, आपकी 1 करोड़ की भी लाइबिलिटी है तो भी आप इससे पे कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में भी अगर आपकी एनईएफटी या आरटीजीएस है, तो वैसे तो वो ऑनलाइन ही होता है एनईएफटी आरटीजीएस ही, बट वो क्या होता है, आपके गवर्नमेंट, आपका जो बैंक है उसके अकाउंट से आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। और वो जाता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट के लिए ऑनलाइन मतलब क्या, कि आपने अगर पोर्टल पे डायरेक्टली पे किया तो ऑनलाइन। अदरवाइज अगर आपने एनईएफटी आरटीजीएस किया है तो वो उसको ऑफलाइन ट्रीट करते हैं, बट उसके भी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली बैंक अकाउंट से जा रहा है, ठीक है। दिक्कत कब होती है, जब आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो या फिर चेक या फिर डीडी दे रहे हो, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट का भी काम बढ़ जाता है कि उनको डिपॉजिट मिलेगा, डीडी वो डिपॉजिट करेंगे, वो सब चीजें। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर ओवर द काउंटर आप पे कर रहे हो तो उसकी एक लिमिट है 10,000 पर चालान पर टैक्स, मतलब पर टैक्स पीरियड, मतलब एक महीने में आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, ओवर द काउंटर नहीं कर सकते, आपको इनमें से कुछ करना पड़ेगा। तो ये मान सकते हैं कि अगर कोई छोटे गांव में है जिसको इतना नहीं पता है इन सब मोड के बारे में, तो वो 10,000 तक का पेमेंट हर मंथ कर सकता है, किसमें, आपका ओवर द काउंटर में। बट ये ओवर द काउंटर की लिमिट किसको नहीं है? जीएसटी ऑफिसर। अब जीएसटी ऑफिसर जब रेड मारने जाते हैं कभी और उन्हें दिखा कि हाँ यहाँ पे इस अमाउंट पे टैक्स पे नहीं हुआ है, उन्हें उसको अगर जब्त करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो? उस केस में वो ये नहीं करेंगे कि पहले अपने अकाउंट में ले फिर बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करें। तो उसके लिए क्या कर रखा है, जीएसटी ऑफिसर को एग्जेम्पशन है कि आप ओवर द काउंटर भी डिपॉजिट कर सकते हो विदाउट एनी लिमिट, ठीक है। तो आपके पास वो राइट नहीं है, लेकिन जीएसटी ऑफिसर के पास वो राइट है, ठीक है। देन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट कमिश्नर नोटिफाई करे कि हाँ ये लोग भी ऑफलाइन पेमेंट ओटीसी ओवर द काउंटर डिपॉजिट कर सकते विदाउट एनी लिमिट, तो उन लोगों को भी अलाउड है, ठीक है।
अच्छा, अब टर्मिनोलॉजीज होती है चालान की। अगर आप जैसे पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली ये पेमेंट कर रहे हो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे ही पे कर देते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, आपको बाय वे ऑफ चालान पे करना पड़ता है। मतलब क्या करते हो आप, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाओगे, हमारे पोर्टल पे, एक सेकंड ये लैग कर रहा है थोड़ा, तो आई विल जस्ट एडजस्ट दिस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, अगर चालान बाय वे ऑफ एनईएफटी आरटीजीएस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक चालान जनरेट करेंगे। कॉमन पोर्टल पे आप जाओगे, अपनी लाइबिलिटी देखोगे, लाइबिलिटी में आप चालान जनरेट करोगे कि इतनी इतनी लाइबिलिटी है, जीएसटी आईजीएसटी इतना पे करना है, सीजीएसटी इतना पे करना है, एसजीएसटी इतना पे करना है। आप एक चालान जनरेट करोगे तो क्या नंबर जनरेट होगा, एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा, सीपिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो नंबर क्या रहेगा, वो फिर आप उसको यूज करके पेमेंट कर सकते हो, उससे फिर क्या कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट में जाके उससे पे कर सकते हो। तो ये क्या आपका कॉमन पोर्टल ने एक नंबर जनरेट किया है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले एक ड्राफ्ट चालान जनरेट किया है। ये ड्राफ्ट चालान जो है 14 डिजिट का नंबर रहता है इसका सीपिन, और 15 दिन की वैलिडिटी रहती है, मतलब आप उसका पेमेंट आप 15 दिन तक कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको ये जनरेट हो गया, आप क्या करोगे, आप ये चालान को अपने बैंक की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर डालोगे, और वहां पर ये अमाउंट आप वहां से पे कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या नंबर जनरेट होगा, सीआईएन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कब जनरेट होएगा, जब आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट हो गया है और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ये क्या है, आपका पेमेंट का, आपका चालान पेमेंट का प्रूफ है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, जो 14 डिजिट ये था आपका सीपिन, वो उसमें आगे 4 डिजिट और जुड़ जाएंगे, किसके, आपके बैंक के कोड के, ठीक है। फिर बैंक रेफरेंस नंबर क्या होता है, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है। जैसे अगर आपने कभी पेटीएम से भी पे किया होगा तो एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है आपको, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर अलग होता है, एक ट्रांजैक्शन आईडी अलग होता है। वो क्या बताता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन की एक यूनिक कोड रहता है, ठीक है। तो वो इस केस में क्या रहता है, बैंक रेफरेंस नंबर। वो कौन देगा आपको, आपका बैंक देगा, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, ये क्या होती है, तो सारे बैंक्स जो भी ऑथराइज्ड है जीएसटी के पेमेंट के लिए, नेट बैंकिंग में आप जाओगे तो कुछ बैंक्स की लिस्ट दे रखी है, आप उनसे पेमेंट कर सकते हो। तो सारे बैंक ने एक अपनी एक ब्रांच बना रखी है, एक ब्रांच से ही सबको सबका पेमेंट होता है जीएसटी को, ठीक है। तो वो ब्रांच को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। एक जैसा जैसे आपका एक्सिस बैंक है, तो ऑल ओवर इंडिया एक एक्सिस बैंक की ब्रांच होगी जहां से गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, ठीक है। अब आपको जब पेमेंट करना है, ठीक है, तो पेमेंट आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कहां पर पे करना है और कितना पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइबिलिटी आ रही है आईजीएसटी की, ठीक है। आईजीएसटी की इस मंथ की आईजीएसटी की लाइबिलिटी आपकी 100 रुपीज, और सीजीएसटी एसजीएसटी की है आपकी 50-50। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 200 का चालान आपने बना लिया और पे कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, चालान में भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आईजीएसटी में आप कितना अमाउंट ऐड कर रहे हो, एसजीएसटी में कितना कर रहे हो, सीजीएसटी में कितना कर रहे हो, टोटल 200 कर रहे हो और पेमेंट करोगे। तभी ये जो मेजर हेड्स है, मतलब कि आपको मेजर हेड वाइज पेमेंट करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट को समझ में आएगा कि हाँ आपने कितना अमाउंट किस अकाउंट में डाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसका पेमेंट उससे कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपके माइनर हेड्स होते हैं, मतलब आईजीएसटी में ये सारे रहेंगे, ठीक है, आपको किसके लिए करना है, सीजीएसटी के लिए भी ये सारे रहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर टैक्स का पेमेंट करना है तो आपको टैक्स में डालना पड़ेगा, तो आईजीएसटी का आपको उसके अंदर भी टैक्स में डालना पड़ेगा 100 रुपीज। अगर कुछ इंटरेस्ट या पेनल्टी है तो वो इंटरेस्ट या पेनल्टी में डालना पड़ेगा, तभी आपका वो सेट ऑफ होगा, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब क्रेडिट लेजर क्या होता है, तो जो आप आईटीसी अवेल करते हो, जो आईटीसी आपको यूज करना है, वो आपका में जाता है आईटीसी, वो आईटीसी आपका जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। आप उसका यूज किसके पेमेंट के लिए कर सकते हो,
सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने के लिए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे आप रिवर्स चार्ज में पे नहीं कर सकते, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी हमेशा आपको कैश में ही पे करनी है। देन इंटरेस्ट, फीस और पेनल्टी, ये सब आप उससे पे नहीं कर सकते हो, ये सब आपको किस में पे करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन लाइबिलिटी रजिस्टर होता है। अब इसमें ना जीएसटी में 3 रजिस्टर होते हैं। तो जैसे आपका कैसे बैंक अकाउंट मेंटेन होता है ना, वैसे ही आपका जैसे आपका बैंक अकाउंट मेंटेन होता है, वैसे ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स मेंटेन करती है। अब अकाउंट्स में मतलब कौन कौन से बैलेंसेस, लेजर्स मेंटेन करती है। तो एक आपका करती है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, मतलब जैसे आपने रिटर्न भरी, जैसे आपने 3B भरी, उसमें क्या आपने दिखाया कि मुझे इतना इतना पे करना है, तो वो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी वो रिटर्न आपकी फाइल होगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी आप सेट ऑफ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पुराने जो टैक्स है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स आपका बचा हुआ है 100 रुपीज, ठीक है। करंट ईयर का जो टैक्स है वो है आपका 50 रुपीज, और कुछ आपके ऊपर डिमांड आई है। अब ये 73 और 74 क्या होता है कि जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने कुछ आपने प्रॉपर्ली टैक्स पे नहीं किया है या फिर ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है, तो उस केस में क्या करते हैं, वो शोकॉज नोटिस इशू करते हैं। तो 73 जो है वो नॉर्मल केसेस का शोकॉज नोटिस होता है, और 74 जो है वो आपका फ्रॉड के केस का होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपका फिर ये भी कुछ लाइबिलिटी है, ठीक है, तो 73 या 74 की कुछ लाइबिलिटी है, तो वो फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज है। अब अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है, मतलब अगर आपको पेमेंट कितना करना था, टोटल 170 करना चाहिए था, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने 110 ही किया है, ठीक है। तो अब ये 110 जो है वो पहले किस में यूज होगा, तो पहले प्रीवियस ईयर लाइबिलिटी आपकी सेट ऑफ हो जाएगी, तो सबसे पहले इसके लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद जो 10 रुपए बचा है वो इसके लिए यूज होगा, तो आपकी बची हुई लाइबिलिटी कितनी बचेगी, 40 इसकी बचेगी और 20 इसकी बचेगी। तो ये ऑर्डर ऑफ आपका एडजस्टमेंट दे रखा है। सबसे पहले आपके प्रीवियस टैक्स ड्यूज को माना जाएगा कि आपने वो पे किया है, उसके बाद आपने करंट ईयर के ड्यूज पे करे, और उसके बाद आपकी 73 74 में जो डिमांड है वो मानी जाएगी कि वो आपने पे करी है, ठीक है। अब ये जो तीनों रजिस्टर हैं, इनके बैलेंसेस कैसे होते हैं, तो जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, सेम एग्जैक्टली आपका कैश लेजर होता है। ये आप समझ सकते हो कि ये आपका पेटीएम वॉलेट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जितना आप उसमें पैसा लोड करोगे उतना वो उसमें पड़ा रहेगा, ठीक है। और आपका जो बैंक स्टेटमेंट रहता है वो कैसा रहता है, आपका क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। आपने बैंक रिकंसिलिएशन में भी देखा होगा कि जो आपकी पासबुक होती है उसका क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। अच्छा, वो क्रेडिट बैलेंस क्यों रहता है, क्योंकि आपको बैंक की तरफ से सोचना है, ठीक है। अगर बैंक की तरफ से आप देखो, तो आप जब डिपॉजिट करते हो तब वो बैंक के लिए क्या है, डिपॉजिट है, उसके लिए लाइबिलिटी है, तो इसलिए वो क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो आप जितना जितना डिपॉजिट करते रहोगे वो उसको क्रेडिट करता रहेगा, क्योंकि वो उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। या फिर आपने टीसीएस या टीडीएस क्लेम किया है, किसी ने आपका टीडीएस काटा था या टीसीएस आपका कलेक्ट किया था, ठीक है, तो आपने बोला कि ये मेरा टीडीएस है, आपने क्लेम किया है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी हो गई, तो उसको क्या करेंगे, उसका क्रेडिट बैलेंस, तो इसीलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी का। अगर डेबिट बैलेंस मतलब क्या, नेगेटिव, तो आपने जब यूज करोगे, ठीक है, आपने उसको पे कर दिया लाइबिलिटी को, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी, गवर्नमेंट आपकी लाइबिलिटी को डेबिट कर देगा, ठीक है। और या फिर अगर आपने कुछ रिफंड लेना है, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो भी सेम ऐसा ही है। क्रेडिट लेजर मतलब क्या, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है कि उन्हें आपका इसका बेनिफिट देना है, तो उसका भी सेम रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो आप जितने जितना क्रेडिट आईटीसी लेते रहोगे गवर्नमेंट उसको क्रेडिट करती रहेगी, और आप आईटीसी यूज किया पेमेंट के लिए या फिर उसको रिफंड कर लिया इन कैश में ले लिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है वो आपका पूरा उल्टा रहेगा, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, वो गवर्नमेंट के लिए एसेट है, राइट। तो वो उसको काय में दिखाएंगे, उसका बैलेंस डेबिट में दिखाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि हमें इतना पे करना है, गवर्नमेंट क्या दिखाएगी, हमें इतना रिसीवेबल है, हमें इतना डेबिट बैलेंस है, इतने जो भी आपके ड्यूज ऐड होते जाएंगे वो डेबिट होते रहेंगे। आप जब पेमेंट करोगे तो वो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, कि हाँ पेमेंट आ गया है हमारे पास, तो हमारा जो एसेट है गवर्नमेंट के हिसाब से वो कम हो गई है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी। तो ये 3 लेजर होते हैं, फर्स्ट कैश और क्रेडिट आईटीसी, है ना, कैश लेजर और आईटीसी, उनके बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव
और डिडक्ट करना है तो डेबिट। और जो लाइबिलिटी लेजर है वो उल्टा होता है इन दोनों का, कि आपका लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मतलब डेबिट बैलेंस रहेगा, जैसे जैसे आप पे करते जाओगे वो क्या होता रहेगा, क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट, अब आपको अगर आपने टाइम से पे नहीं किया जीएसटी तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्या रेट से होता है, तो गवर्नमेंट ने दो रेट बता रखे हैं, या तो 18% या तो 24%। अब 18% कब लगता है और 24% कब लगता है, तो आपके नॉर्मल केसेस, सारे केसेस में 18% लगता है, एक्सेप्ट सिर्फ दो केसेस हैं जब 24% इंटरेस्ट लगता है। वो दो केसेस कब है, जब आपका मिसमैच है, ठीक है। मिसमैच कैसे, कि आप हो वेंडर, ठीक है, आपने कस्टमर को एक क्रेडिट नोट इशू किया, ठीक है, आपने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट, ठीक है। अब आप जब क्रेडिट नोट इशू करोगे आप अपनी लाइबिलिटी कम दिखाओगे, ठीक है, उस मंथ की आप लाइबिलिटी कम कर लोगे। अब ये क्रेडिट नोट जाएगा किसके पास, आपके कस्टमर के पास, कस्टमर को उतना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं ये जो क्रेडिट नोट है ये मेरा नहीं है, मतलब मुझे इशू नहीं हुआ है, मेरे पास नहीं आया, मैं आईटी से रिवर्स नहीं करूंगा, उसने प्रूफ भी दे दिया कि मेरे बैंक अकाउंट आप देख लो, मेरे पास कुछ रिफंड नहीं आया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो क्रेडिट नोट की लायबिलिटी जो आपने कम कर दी थी वो आपके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी विथ इंटरेस्ट ऑफ 24%, ठीक है। तो ये एक केस हो गया जब आपको 24% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा कब होगा, दूसरा अगर आप कस्टमर हो, ठीक है, और आपको वेंडर ने एक, मतलब जैसे आपने कुछ इनवॉइस अपलोड किया, ठीक है, अब हम लोग प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हैं, आपको याद हो तो 20% हमने पढ़ा था, जो कि अब 10% हो गया है। बट 20% क्या, कि आपको एक्सपेक्टेड है कि आपके पास मतलब आपके वेंडर्स ने सारे इनवॉइसेस अपलोड नहीं करे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो और आपके पास जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो कितने, सिर्फ 100 रुपीज, तो आपके 2A में क्या दिख रहा है कि 100 रुपीज दिख रहा है, लेकिन आप उससे 20% प्रोविजनली एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो आपने क्या किया, 120 का क्रेडिट ले लिया, तो आपने 20% एक्स्ट्रा लिया। अब अगर बाद में आपने जो इनवॉइस दिखाया है एक्स्ट्रा 20 रुपीज, अगर आपके वेंडर ने उसको अपलोड नहीं किया और ऐसा प्रूव कर दिया कि नहीं ये तो सप्लाई कुछ हुआ ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा, आपको जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा आपने जो क्लेम किया है, मिसमैच हुआ है, उस केस में आपको 24% पे जीएसटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ मिसमैच के केस में आपको 24% आएगा, अदरवाइज सब केसेस में आपको 18% इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ आईटीसी विद इन गवर्नमेंट, ये हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हमने आईटीसी किया था ना, ये देखो, अगर आपको ये एग्जाम्पल याद है तो एक बार मैं आपको वापस से बता भी देता हूँ क्या है। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया है और होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया है गुड्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या लगाएगा, 100 प्लस 18 रुपीज आईजीएसटी, क्योंकि महाराष्ट्र से कहाँ सेल हो रही है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। देन होलसेलर क्या करेगा, 200 रुपीज में बेचेगा और उसकी लाइबिलिटी कितनी आएगी, 36 रुपीज। अब क्या होगा, ये 18 रुपीज जो यहाँ पे इसने पे किया था उसका आईटीसी यूज कर लेगा। जैसे ही ये 18 रुपीज आईटीसी यूज करेगा, ठीक है, जैसे ही आईटीसी यूज करेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो आईजीएसटी का क्रेडिट है, ठीक है, तो वो आईजीएसटी को उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, अगेन यहाँ पे आईटीसी ही है तो आईटीसी में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर सेकेंड होलसेलर ने जब इसको बेचा है रिटेलर को, ठीक है, और रिटेलर ने आगे बेचा है इसको कंज्यूमर को, तो रिटेलर कितने में बेच रहा है, फॉर एग्जांपल 300 में, उसकी 18% के हिसाब से लाइबिलिटी कितनी आएगी, सेम स्टेट में बेच रहा है राजस्थान टू राजस्थान, तो 27 रुपीज सीजीएसटी, 27 रुपीज एसजीएसटी। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अब जो रिटेलर है वो 36 रुपीज जो है आईजीएसटी का उसके पास क्रेडिट था उसका आईटीसी ले लेगा। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है, ठीक है, जो कि आईजीएसटी का है, वो अमाउंट उसको किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट करना क्या है, अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हो रहा है, आप आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर रहे हो, सॉरी यहाँ पे ये आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर रहे हो फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो अमाउंट, ठीक है। वैसा ही उल्टा भी होगा, अगर आपने सीजीएसटी या एसजीएसटी का
क्रेडिट का यूज करा है फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उतना अमाउंट आपका कहां से ट्रांसफर हो जाएगा, सीजीएसटी या एसजीएसटी से आईजीएसटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैक एंड पे होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट एजेंसीज जनरली, गवर्नमेंट एजेंसीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती है कॉन्ट्रैक्टर्स से, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी इसका इस पे टैक्स कभी भी जाना नहीं चाहिए, टैक्स हमको मिलना चाहिए। अब कैसा होगा कि जैसे एक गवर्नमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रोड बनवाई, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर जीएसटी चार्ज करेगा, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करेगा जीएसटी। अब जब दिल्ली गवर्नमेंट से जीएसटी चार्ज करेगा तो क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट सबसे पहले जीएसटी कॉन्ट्रैक्टर को देगी, ठीक है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ये वापस से गवर्नमेंट को ही पे करेगा एज जीएसटी। ठीक है, तो आपने क्या चार्ज करा, कॉन्ट्रैक्टर ने 100 प्लस 18 फॉर एग्जांपल 118 चार्ज किया, ये 18 रुपीज दिल्ली गवर्नमेंट किसको देगी, कॉन्ट्रैक्टर को देगी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वापस से गवर्नमेंट को ये पे करेगा जीएसटी 18 रुपीज का। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आने में डिले होगा, राइट, कि पहले वो कॉन्ट्रैक्टर को दे, कॉन्ट्रैक्टर वापस से उसको ही दे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप टीडीएस ही काट लो, आप थोड़ा कम ही पेमेंट करो, तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों चीज सॉल्व हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कभी भी इसको स्किप नहीं कर पाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को आपने टीडीएस काट के जैसे ही दिया, अब कॉन्ट्रैक्टर को आपके पास रिकॉर्ड हो गया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पेमेंट भी करना पड़ेगा, प्लस आपका कुछ अमाउंट, एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, पेमेंट करे फिर वापस से एज ए जीएसटी वापस मिले, तो उसका क्या मतलब। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, अब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपने इसमें भी पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो उसमें क्या है, बस गवर्नमेंट ने बता रखा है कि किन किन को टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, लोकल अथॉरिटी आ गई, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वो सब, देन गवर्नमेंटल एजेंसीज अगर कोई है तो वो भी, ऐसी कोई बॉडी जिसमें 50% या उससे ज्यादा इक्विटी किसी अथॉरिटी बोर्ड या एक्ट में एस्टेब्लिश्ड है वो है, या फिर जिसको एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, ऐसी बॉडी। ठीक है, देन अगर कोई सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को भी टीडीएस काटना है। तो इन 6 टाइप ऑफ पर्सन है, रजिस्टर मतलब पर्सन, उनको टीडीएस काटना पड़ता है, और उनको रजिस्ट्रेशन भी लेना ही पड़ेगा, भले उनकी लाइबिलिटी नहीं भी हो तो भी। ठीक है, बट टीडीएस की रिक्वायरमेंट कब नहीं है, जब ये एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं है। देन अदर पॉइंट्स, अब आपको कब टीडीएस डिडक्ट करना है, तो सारे ट्रांजैक्शंस पे नहीं करना है आपको। टीडीएस डिडक्ट सिर्फ कब करना है, जब आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड कर रही है 2,50,000, उस केस में ही आपको सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, और कितना डिडक्ट करना है, तो 2% करना है, आईजीएसटी है तो 2%, सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 1% प्लस 1%। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहकर भी डिडक्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कब होता है, तो ये देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ले रहे हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो क्या ले रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब जो सप्लायर है वो एक स्टेट में है, और जो रेसिपी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी एक स्टेट में, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। बट वो जो स्टेट है वो आपके स्टेट से अलग है, उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में ही है, और जो गवर्नमेंट है वो भी महाराष्ट्र में ही है, तो अब इस केस में तो क्या हो जाएगा, टैक्स क्या होगा, जो महाराष्ट्र का जो सप्लायर है आपका कॉन्ट्रैक्टर, वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट में है। हम लोग क्या देखते हैं, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट के लिए क्या देखते हैं कि सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है, दोनों सेम स्टेट में है, तो क्या लगाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब जब आप पेमेंट कर रहे हो, जब गवर्नमेंट पे करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो क्या करेगी, वो टीडीएस काट सकती है, 1% सीजीएसटी डिडक्ट कर लेगी,
और 1% महाराष्ट्र एसजीएसटी डिडक्ट करके महाराष्ट्र को गवर्नमेंट को पे कर देगी, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही है और ये महाराष्ट्र के जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई और आपकी लोकेशन वो कहाँ है, गुजरात, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र से गुजरात में सप्लाई हो रहा है, तो इसमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, क्या लगेगा इसमें टैक्स, इसमें टैक्स लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। और आप कहाँ पर बैठे हो, आप हो गुजरात में, ठीक है। तो आप आईजीएसटी का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे कर सकते हो क्या, तो हाँ आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आपने आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 2% आप डिडक्ट करके आप पे कर सकते हो गवर्नमेंट को, गुजरात गवर्नमेंट को, बट आप कब नहीं कर सकते। तो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है, तो अब वो क्या लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफ महाराष्ट्र, बट आप कहाँ पर हो, गुजरात में हो, ठीक है। अब इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो आप गुजरात में हो, आप 1% महाराष्ट्र एसजीएसटी डिडक्ट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे कर सकते हो क्या, बताओ। आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, आप गुजरात में रजिस्टर्ड हो, बताओ गाइस, आप लोग हो यहाँ पर। तो प्रांजलि से इज सेइंग यस, बाकी सब लोग नो बोल रहे हैं। तो देखो, आप रजिस्टर्ड हो गुजरात में, ठीक है। आप एसजीएसटी एक्ट आपके ऊपर कौन सा लगता है, तो आपके ऊपर गुजरात एसजीएसटी एक्ट लगता है, महाराष्ट्र एसजीएसटी एक्ट आपके ऊपर लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे तो भी आपके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि आप उसके जुरिडिक्शन से बाहर हो। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी फोर्स नहीं करवा सकती महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब एसजीएसटी एक्ट होगा महाराष्ट्र का, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर गुजरात में कोई एसएससी है तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो चाहकर भी गवर्नमेंट उसको फोर्स नहीं कर सकती कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। जब तक आपका जो एसएससी है, मतलब जो ये टैक्स पेयर है, वो महाराष्ट्र में नहीं चला जाता, तब तक उसके ऊपर कुछ जुरिडिक्शन नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि सिर्फ ये वाला अगर आपका केस है ना, तो आप टीडीएस डिडक्ट मत करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीडीएस में क्या है, आपको एक केस है जब आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, गवर्नमेंट ने बोला नहीं करना है, ठीक है। फिर जो आपने टीडीएस डिडक्ट करा है वो आपको डिपॉजिट कब करना है, तो अगले महीने की 10th तक आपको वो डिपॉजिट करना है। और अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया तो आपको सेक्शन 50 में 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन जैसे ही आपने डिडक्ट करके पे कर दिया, उसके 5 दिन में आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट देना है जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है। और उसमें ये सब कंटेंट्स होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितना रेट से डिडक्ट किया है, क्या अमाउंट है, और आपने कितना अमाउंट पे कर दिया है, ये सब चीजें आपको टीडीएस सर्टिफिकेट में डालनी है। फिर जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट करा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या करेगा, वो जीएसटीआर 7 फाइल करेगा, ठीक है। कि हम रिटर्न्स में और एक बार देख लेंगे। तो जीएसटीआर 7 फाइल करके जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट करा है वो उसका बेनिफिट ले लेगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए आईजीएसटी का डिडक्ट किया है, तो वो क्या करेगा, ये 100 रुपए का बेनिफिट ले लेगा, और ये जो 100 रुपए है वो उसके कैश लेजर में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कैश लेजर में ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइप से कैश ही है, ठीक है। आपने गवर्नमेंट को क्या पे किया होगा, कैश ही पे किया होगा, तो वो उसके पास अब वो उसका पेमेंट कर सकता है, यूज कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा टीडीएस डिडक्ट कर दिया है तो आप उसका रिफंड ले सकते हो, अनलेस आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने वो ऑलरेडी उसके कैश में ले लिया होगा। उसने ऑलरेडी कैश में ले लिया तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई डिडक्ट्स सीजीएसटी एट सोर्स एट 2%। तो मतलब ये आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी हो जाना चाहिए एट 2%, ठीक है, फ्रॉम द पेमेंट मेड टू अ नोटिफाइड सप्लायर ऑन 4th जुलाई। अब मुझे बताओ कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई है उसको ये डिपॉजिट कब तक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हाँ, तो नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ मतलब क्या हो गया, आपका अगस्त हो गया।
अगस्त 10th तक आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब अगर अगस्त 9th को ही आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, आपने कब डिपॉजिट कर दिया, 10 तक करना था लेकिन आपने एक दिन पहले ही कर दिया, तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक देना है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, बताओ। 9th को मैंने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो कब तक, विद इन 5 days ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर पेमेंट में 1 तारीख को ही कर देता तो फिर मुझे 6 तारीख को टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता, तो विद इन 5 days मुझे डिडक्ट करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। Then suppose a supplier makes a supply worth 1000 to a recipient and the GST rate is 18% required to be paid, ठीक है। What is the amount of TDS to be deducted in this case? By when will the required amount to be deposited to the government and how will the supplier get the benefit of TDS, ठीक है। तो बताओ कितना रुपीस आपको TDS डिपॉजिट करना पड़ेगा, बताओ। ये आपका 1000 है, ठीक है, तो 1000 में आपका कोई टीडीएस डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2.5 लाख का आपका अमाउंट होना चाहिए, 2.5 लाख का अमाउंट होगा तो ही आपको टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपकी कम है तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देन टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है, तो टीडीएस की बात हो गई, अब हम क्या बात कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब टीसीएस क्या होता है, किसको करना पड़ता है, तो टीसीएस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उन सबको करना पड़ता है, ठीक है। अब टीडीएस डिडक्शन में आपका क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर व्हेन सप्लायर सेल सम गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसकी डेफिनेशन आप एक बार देख लेना, ई कॉमर्स और ई कॉमर्स ऑपरेटर की, उनको डिडक्ट करना है। अच्छा, कब डिडक्ट नहीं करना है, जब वो खुद सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट ने अपना कुछ ब्रांड चालू कर लिया, ठीक है, अब फ्लिपकार्ट क्या कर रही है, वो खुद अगर अपना ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच रही है, खुद ई कॉमर्स है, तो उसमें डिडक्ट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि उसमें सप्लायर कोई और नहीं है, उसमें आप ही सप्लायर हो, तो उस केस में आपको डिडक्ट नहीं कलेक्ट नहीं करना है, सॉरी, टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो इसमें होगा क्या, जैसे ये आपका फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये कस्टमर है और ये है आपका वेंडर जो कि सेल कर रहा है, ठीक है। जैसी ऑर्डर आएगा वेंडर क्या करेगा, अपने गुड्स बेच देगा डायरेक्टली कस्टमर को, और पेमेंट कैसा आएगा, तो पेमेंट फ्लिपकार्ट के पास आएगा 100 रुपीज और फ्लिपकार्ट इसको दे देगा आपका वेंडर को, ठीक है। अब इसमें फ्लिपकार्ट क्या करेगा, तो ये जो 100 रुपीज है इसमें से पूरा अमाउंट वेंडर को नहीं देगा, कुछ अमाउंट ऑलरेडी कलेक्ट कर लेगा कस्टमर से और बचा हुआ पे करेगा, ठीक है। तो वो क्या अमाउंट रहेगा, तो वो ये अमाउंट रहेगा, ठीक है। अगर सीजीएसटी एसजीएसटी, तो इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इनके बीच का ट्रांजैक्शन अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो आईजीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा, तो 99 रुपीज ही पे करेगी फ्लिपकार्ट वेंडर को, ठीक है, 1% आईजीएसटी डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी वो वाला क्लॉज आएगा क्या, कि अगर आप ये दोनों कोई दूसरे स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी है और फ्लिपकार्ट अगर दूसरे स्टेट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां जहां आपके वेंडर्स लोकेटेड है, ठीक है। तो कंपल्सरीली आपको वेंडर की लोकेशन पे ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है कि वेंडर्स जहां पे आप आपके वेंडर से हर लोकेशन में, हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। देन डिपॉजिट कब करना है, तो सेम है आपका डिपॉजिट 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज सर्टेन प्रोडक्ट सोल्ड एट 100,000 रुपीज बाय ऑपरेटर बाय अ सप्लायर, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टीसीएस कलेक्शन। इसमें सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर आते हैं आपके, ठीक है, कोई भी हो, सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर इसमें आते हैं। तो बताओ कितना अमाउंट आपको टीसीएस करना पड़ेगा,
तो हो गया आपका 1%, मतलब 10 रुपीज। Mr. X, a supplier selling his own product through a website hosted by him, does he fall under the definition of an e-commerce operator? Whether he is required to collect TCS on such supplies? बताओ, वो क्या कर रहा है, वो खुद सप्लाई कर रहा है उसके। तो ई कॉमर्स जनरली होता क्या है कि ई कॉमर्स वाले जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे बाइंग और सेलिंग कोई और करता है, ठीक है, उसका सिर्फ कमीशन रहता है। तो यहाँ पर क्या है, आप खुद का ही आपने ब्रांड बनाया है, आप खुद ही वेबसाइट बना के सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका नहीं आएगा, ठीक है, टीसीएस की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। देन if we purchase goods from different vendors and are selling them on our own website under our billing, is TCS required to be collected? ठीक है, तो अगर आप, हाँ, तो इसमें अगर आप किसी और से लेकर बेच रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, किसी और, मतलब आप अलग पार्टी हो, तो इस केस में भी क्या होगा, आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार ये इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेना, नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अब हम आ रहे हैं रिटर्न्स पे, ठीक है। तो आपको टीडीएस भी समझ में आ गया, टीसीएस भी समझ में आ गया, अब हम उन दोनों की रिटर्न्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो हमने कल तक पता है क्या पढ़ लिया था, हमने ये वाला पोर्शन पढ़ा था कि आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न और पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर किसके लिए, रेगुलर टैक्स पेयर, कंपोजिशन, एनआरटीपी, ऑइडार और आईएसडी, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अभी हमको आज क्या पढ़ना है, आज हमारा टीडीएस भी कंप्लीट हो गया, टीसीएस भी कंप्लीट हो गया, तो हम इनकी रिटर्न्स भी देख सकते हैं और यूआईएन की भी रिटर्न्स देख लेंगे। और हम जो एनुअल रिटर्न है, सॉरी ये एनुअल रिटर्न, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टीडीएस की रिटर्न देख लेते हैं। तो अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, तो जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसको कौन कौन सी रिटर्न भरनी है, ठीक है। तो आपको इसमें आउटवर्ड सप्लाई तो कुछ है नहीं, ठीक है, आपके सिर्फ क्या है, टीडीएस की लायबिलिटी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसमें जीएसटीआर 7 फाइल करोगे, और कब तक करोगे, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10 तक आप टीडीएस की रिटर्न भर सकते हो, टीडीएस पेमेंट कर सकते हो, उसमें ही होता है, रिटर्न भी उस टाइम भरोगे, पेमेंट भी आपका उसमें ही होगा। देन अगर टीसीएस है तो वो किसको होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो कब, उसको जीएसटीआर 8 फाइल करना है, ठीक है, जीएसटीआर 8 फाइल करना है, और 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ की 10th तक फाइल करना है, ठीक है। अच्छा, जो यूआईएन होते हैं, मतलब यूएन की एजेंसीज, एम्बेसीज और ये सब, उन लोगों क्या होता है, जब आप उनको पेमेंट करते हो, ठीक है, तो वो जीएसटी उस टाइम पे करते हैं आपको, उनको अनरजिस्टर्ड ट्रीट करना है, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, बाद में जो भी जीएसटी उन्होंने पे किया है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो वो किस में क्लेम करेंगे, तो वो जीएसटीआर 11 में रिफंड उनका क्लेम करेंगे, ठीक है। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं ये सारी चीजें, फिर उसके बाद हम एनुअल रिटर्न पे जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सब देख लिया था कल, ये रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो आपका फॉर्म क्या है, जीएसटीआर 7 है, बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और जब क्लेम करना रहेगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लेम कैसे करेगा, तो वो भी जीएसटीआर 7 फाइल करेगा, ठीक है। और वहां पर जितना भी उसको क्रेडिट आप दिखाओगे, ठीक है, आप गवर्नमेंट एजेंसी हो, आपने दिखाया है कि मैंने 100 रुपए डिडक्ट करके सबमिट कर दिया है, फाइल कर दिया है, तो ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 100 रुपए का क्रेडिट ले सकता है, किसमें, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है। देन अब ये है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या ओमिशन इन रिटर्न्स। अब जरूरी नहीं है कि जो आपने रिटर्न्स फाइल करी है पहले, अब ये सारे रिटर्न्स के लिए, ठीक है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B सबके लिए है, तो उसमें हो सकता है आपकी कुछ गलती हो, ठीक है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये जो है ना जीएसटी, ये पीरियड पे टैक्सेशन नहीं है, ये किस पे टैक्सेशन है, टैक्सेशन ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन लेवल टैक्स है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो आपको पूरी रिटर्न रिवाइज नहीं करनी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस मंथ में, अभी जून मंथ चल रहा है, ठीक है, जून मंथ में आपका कुछ आपने एक इनवॉइस में कुछ गलत फिगर डाल दिया, ठीक है, तो जुलाई में आपको पूरे जून मंथ की जो रिटर्न है वो अमेंड नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ वो इनवॉइस अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कल हमने जब रिटर्न्स देखी थी जीएसटी पोर्टल पे जाकर, तो वहां पे एक अमेंडमेंट का सेक्शन था, ठीक है,
तो वहां पे अमेंडमेंट के सेक्शन में क्या है, आपको इनवॉइस नंबर डालना है, तो आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि पहले आपने क्या इनवॉइस में डिटेल्स भरी थी, आपको उसको अमेंड कर देना है, उसको चेंज कर देना है, तो सिर्फ वो जो अमाउंट जो इनवॉइस है वो आपका अमेंड हो जाएगा, पूरी रिटर्न आपको अमेंड नहीं करनी है। बट इसकी भी एक टाइम लिमिट है कि आप कब तक उसको अमेंड कर सकते हो। तो जो आपकी आईटीसी की टाइम लिमिट थी ना, वही यहाँ पे भी है। तो क्या लिमिट थी वो, कंसोलिडेटेड रिटर्न ऑफ सितंबर मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ की। तो अगर आप 1920 की बात करो तो सितंबर 20 वाली जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट वो क्या होती है आपकी, 20 अक्टूबर होती है। तो वो तब तक आप फाइल कर सकते हो 20 अक्टूबर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इस टाइम तक आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है, एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं। An entity has furnished annual return for financial year 18-19 on 15 August 2019। 2019 को आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है, बट आपको एक एरर डिस्कवर हुआ है कब, नवंबर मंथ ऑफ 18-19, मतलब नवंबर 18 में कुछ एरर था जो कि आपको अब पता चला है। ठीक है, द एंटिटी हैज फाइल्ड द रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑन 20 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो कब तक आप एरर रेक्टिफाई कर सकते हो, बताओ कौन सी डेट के बाद आपका एरर रेक्टिफाई नहीं हो सकता। 15 अगस्त, राइट। तो आपकी एनुअल फाइलिंग की रिटर्न, एनुअल रिटर्न की रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है आपकी, 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आप 20 अगस्त के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी रिटर्न, कुछ भी आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिटर्न्स, तो क्या है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे ना तो उसको वैलिड रिटर्न तभी मानेंगे जब आप जो टैक्स दिखा रहे हो वो पूरा पे करोगे। ठीक है, तो आपने जब 3B भर रहे हो, GSTR 3B, आपने दिखाया कि 100 रुपीज मेरी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो जब तक आप वो 100 रुपीज पूरा पे नहीं कर दोगे, आपकी लाइबिलिटी जीरो नहीं हो जाएगी, तब तक उसको वैलिड रिटर्न नहीं मानेंगे। तो वैसे भी अगर आप 3B में कभी आप जाओगे तो आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर दोगे, जब तक पेमेंट की लायबिलिटी जीरो नहीं हो जाती आपको वो फाइल ही नहीं करने देगा रिटर्न। ठीक है, तो आपकी रिटर्न वैलिड कब मानी जाएगी, जब आपने जो भी टैक्स उसमें दिखा रहे हो वो पूरा पे कर दिया है, तभी वैलिड रिटर्न मानी जाएगी। ठीक है, देन एक और चीज है, अगर आपको करंट मंथ की रिटर्न भरनी है तो पुरानी सारी रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते जैसे अभी जून चल रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर आपने मई की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप जून की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंशियली सारे रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, देन आपको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करनी पड़ती है जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। अगर आप कंपनी या LLP हो, ठीक है, तो कंपनी या LLP हो तो मैंडेटरीली आपको डिजिटल सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, उससे ही साइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ एसएससी है तो वो क्या कर सकता है, वो OTP के थ्रू या फिर आधार बेस्ड OTP या फिर मतलब नॉर्मल OTP के थ्रू भी वो उसको साइन कर सकता है। अदरवाइज अगर आप LLP या फिर कंपनी हो तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, DSC की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। ठीक है, देन आपकी TCS, तो TCS में भी हमने देखा था कि TCS में आप क्या करोगे, GSTR 8 फाइल करनी है आपको, दिखाने के लिए कि आपने कितना TCS कलेक्ट किया है और कब तक फाइल करनी है। सेम जो आपकी TDS की थी, सेम आपकी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। और जो आपका वेंडर है वो कब ले सकता है उसको, वो भी अगेन GSTR 8 में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपना क्रेडिट, अपना जो टैक्स है वो ले सकता है कैश लेजर में, डायरेक्ट कैश लेजर में जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एनुअल रिटर्न में और एनुअल स्टेटमेंट। अब एनुअल रिटर्न क्या होती है, तो आपने जब अब पहले सबसे पहले तो एनुअल रिटर्न आई क्यों, क्योंकि अब जब आप रिटर्न भर रहे हो तो या तो आप क्वार्टरली भरोगे या तो आप मंथली भरोगे, लेकिन साल के एंड में जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे वो किसके बनाओगे, वो पूरे साल के बनाओगे। ठीक है, पूरा एनुअल एक फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। अब गवर्नमेंट चाहती है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, जो ऑडिट किया है, करवाया है, उससे आप मैच करो अपनी रिटर्न्स। ठीक है, जो एनुअल जो आपने मंथली फाइल करी है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो आपकी GST रिटर्न्स है, ठीक है,
उसको आपको मैच करना है किससे, आपके एनुअल अकाउंट्स से, ठीक है। तो ये जो आपने रिटर्न भरी है और ये जो आपने एनुअल अकाउंट्स फाइल सबमिट करे हैं, ठीक है, इसका पूरा एक समरी हमको चाहिए। मतलब एनुअली आपने कितना कितनी सर्विसेज दी है, एनुअली कितना आपने गुड्स बेचा है, कितना एटीसी लिया है, उसकी हमें पूरी समरी चाहिए। तो वो क्या हो गई आपकी एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब वो फॉर्म्स अलग अलग है। तो जो रेगुलर टैक्स पेयर है उसके लिए जीएसटीआर 9 है, जो कंपोजिशन डीलर है उनके लिए 9A है, और ई कॉमर्स के लिए क्या है आपका 9B, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए 9B है। तो ये फॉर्म्स आपको एज एन एनुअल रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसको फाइल करना है, तो ऑल एक्सेप्ट ये 4, ठीक है। ऊपर आप देखोगे तो आपको टेबल से ये याद हो जाएगा कि किसको क्या फाइल करना है। ऊपर जो समरी दे रखी है, इन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है, ठीक है। कब तक फाइल करनी रहती है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, टर्नओवर आपका दो एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जीएसटी ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से, ठीक है। और आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये जो आपने पूरी रिटर्न भरी है पूरे साल की, ठीक है, और ये जो आपने एनुअल अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है, अब ये आपने किसके हिसाब से बनाए होंगे, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाओगे, ठीक है। और ये आपका जो रिटर्न फाइल करोगे ये जीएसटी लॉ के हिसाब से, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से आप करोगे। तो दोनों में डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। हो सकता है आपने एडवांस लिया हो तो उस पर आपने जीएसटी पे कर दिया हो, लेकिन उसका भी आप रेवेन्यू बुक करोगे क्या, नहीं, रेवेन्यू आप बुक नहीं करोगे, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस आएगा। तो आपको वो रिकंसिलिएशन भी बताना पड़ेगा। तो वो रिकंसिलिएशन किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है 9C में, ठीक है। फॉर्म 9C में आपको रिकंसिलिएशन भी देना पड़ता है, ठीक है। और अभी रिलैक्सेशन दे रखा है जो आपके 17, 18 और 18, 19 है, उसमें जिन लोगों का टर्नओवर 9 करोड़ से कम है, ठीक है, सॉरी 2 करोड़ से कम है, उनके लिए जो एनुअल रिटर्न है ये क्या हो गई है, ऑप्शनल, ठीक है। 17, 18 और 18, 19 जो साल चले गए हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया है कि आपको ये रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है, ठीक है। अब ये एक फाइनल रिटर्न होती है। फाइनल रिटर्न क्या होती है, तो फाइनल रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो आप लास्ट में भरते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो इस साल में, ठीक है, तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हो आपको क्या करना पड़ता है, आपने जितना भी आईटीसी ले रखा है और गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं वो सब आपको रिवर्स करना पड़ता है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट से आपने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं इन इस आईटीसी का यूज करके आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के दूंगा, आपको ज्यादा जीएसटी दूंगा आगे, बट आप वो नहीं करने वाले हो, आप बिजनेस ही बंद कर रहे हो, तो आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक जीएसटीआर फॉर्म 810 होता है, उसमें आपको सब डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, कि आपका जब कैंसिल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन तब आपका कितना कितना क्रेडिट है और कितना कितना आप रिवर्स कर रहे हो। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल रिटर्न, क्योंकि वो लास्ट रिटर्न होती है, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल नहीं करोगे। वो आपको कब फाइल करना है, 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। मतलब क्या हुआ आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, और 1 नवंबर से आपका जो गुड्स है फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्प्ट होने वाला है। अब आपको पूरा 100% आपका जो टर्नओवर है वो एग्जाम्प्ट होने वाला है। अब आपको 1 नवंबर के बाद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने अक्टूबर में ही फाइल कर दिया कैंसिलेशन के लिए, और अगर आपका जो ऑफिसर है उसने अक्टूबर में ही अप्रूव कर दिया कि हाँ 1 नवंबर से, तो इन्होंने आपको 25 अक्टूबर को ही ऑर्डर इशू कर दिया कैंसिलेशन का, और कैंसिलेशन ऑर्डर में क्या लिखा कि 1 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो इससे 3 months आप कैलकुलेट कर लो, तब तक आपको ये फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। या फिर अगर आप लेट हो गए, अगर फाइल करने में और ऑर्डर भी आपका लेट आया, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने नवंबर में फाइल किया 15 नवंबर से, ठीक है, और 30 नवंबर को आपको ऑर्डर आया, तो इस ऑर्डर डेट से 3 months बाद तक आपको क्या फाइल करनी है, फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है।
देन ये आपका यूआईएन के लिए, तो यूआईएन जो भी उन्होंने टैक्स पे किया उसका रिफंड ले सकते हैं, जीएसटीआर 1 में ले लेंगे। और कौन फाइल करेगा? जिसका भी यूआईएन है, ठीक है। देन लेट फीस, अगर आपने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है। लेट फीस कितनी होती है? तो एनुअल रिटर्न का अगर केस है, ठीक है, तो लोअर ऑफ 100 रुपीज पर डे या फिर 0.5%, 0.25% टर्नओवर इन दैट स्टेट, इन अ स्टेट, ठीक है। एक स्टेट में आपका जितना भी टर्नओवर है उस स्टेट में आपको उतना पे करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, ठीक है। देन अदर रिटर्न्स, उसके अलावा कोई रिटर्न है आपकी 3B हो गई, 4 हो गई, 1 हो गई, उसमें अगर आपने कुछ डिले किया है तो क्या होगा? लोअर ऑफ 100 पर डे या फिर 500। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी यहाँ पे? 500। और मैक्सिमम लिमिट आपकी एनुअल रिटर्न के केस में क्या रहेगी? 0.25% ऑफ टर्नओवर इन दैट स्टेट, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर, ये कौन होते हैं? तो अगर आप ये पहले से बहुत चले आ रहे हैं, जो वीएटी होता था, वीएटी में भी टैक्स कंसल्टेंट्स होते थे। जो डिपार्टमेंट है वही रिकॉग्नाइज करता था कि आप लोग किसी के भी बिहाफ पे रिटर्न भर सकते हो, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो हमारे सामने। वो वैसे ही सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर होते थे, जो कि रिटर्न्स बनाते थे। गवर्नमेंट मानती थी कि हाँ आप इतने एलिजिबल हो कि आप कोई भी रिटर्न किसी के लिए भी फाइल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर भी क्या होता है, जो आपका कॉमन पोर्टल है, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, आपकी एक आईडी होगी, आप अपनी जो आईडी है वो असाइन कर सकते हो किसको? एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को, ठीक है। जैसे आपने असाइन किया, क्या हो जाएगा? आपकी जो भी राइट्स है, ठीक है, वो जीएसटीपी को भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर आपके लिए रजिस्टर रिटर्न फाइल कर सकता है, और बहुत सारी चीजें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जो कि वो आपके बिहाफ पे कर सकता है, ठीक है। तो बार बार आपको उसको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आप उसको अलग से ही असाइन कर सकते हो। जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो अब ये सब क्या होगा आपका? कौन बन सकता है जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर? तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई फॉरेनर नहीं बन सकता। साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो उसको आप वो जीएसटीपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। देन वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और वो कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ में, ठीक है। तो ये सब मैंडेटरी है, और इन सब में से एक होगा तो चलेगा। इन तीनों में से भी एक कुछ होना चाहिए। मतलब क्या? या तो वो कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो जिसने ऑलरेडी कमर्शियल टैक्स में कभी काम कर रखा हो, मे बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एटलीस्ट 2 साल काम किया हो, ठीक है, तो वो होना चाहिए। या फिर जो पहले सेल्स टैक्स का प्रैक्टिशनर था, मतलब जब जीएसटी आया उसके पहले सेल्स टैक्स था, तो वहां का प्रैक्टिशनर, या फिर वहां का कोई मतलब सर्विस टैक्स का टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, वो होगा, तो उसको भी यहाँ पर मिल जाएगा अगर वो 5 साल तक के लिए वो था, ठीक है। और या फिर अगर उसने वो कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ले रखा, तो क्वालिफिकेशन में क्या है? तो बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट, पीजी, इसमें कॉमर्स में, लॉ में तो एलएलबी किया है, तो बैंकिंग में कुछ कर रखा है, तो हायर ऑडिटिंग, एमबीए कर रखा है फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, तो वो। देन फॉरेन भी में भी जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, वो उन सब के लिए। अगर कोई एग्जामिनेशन पास कर रखी है जो कि गवर्नमेंट ने वैलिड कर रखी है, कोई फॉरेन की भी एग्जामिनेशन पास कर रखी है जो कि रिकॉग्नाइज करी है इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में, या फिर आप सीए, सीएस या सीएमए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उस केस में भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये आपके सब क्या हो गए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये सारा होना जरूरी है, चारों होना चाहिए, और इन तीनों में से कुछ एक होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जीएसटी प्रिपेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो क्या कर सकते हैं जीएसटी प्रिपेयरर्स आपके लिए? तो आपके लिए रिटर्न्स भर सकते हैं, एनुअल रिटर्न भी भर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ई वे बिल बना सकते हैं, चालान बना सकते हैं, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, एनरोलमेंट एज ट्रांसपोर्टर या वेयर हाउस, वो भी कर सकते हैं। देन आपको कंपोजिशन डीलर में अगर ऑप्ट करना है एज ए कंपोजिशन डीलर, तो वो भी कर सकते हैं। आपके लिए अपीयर भी हो सकते हैं ट्राइब्यूनल लेवल तक, ठीक है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, इनके लिए आपका कंफर्मेशन भी लगेगा, मतलब ये अपने लॉगिन आईडी से ये सब फाइल कर देंगे, उसके बाद आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा कि डू यू कंफर्म, आप कंफर्म करोगे तो ही
उसको वैलिड मानेंगे। तो ये क्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन अमेंड कर रहे हो या कैंसिलेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपका अप्रूवल भी लगेगा, या फिर आप कभी रिफंड फाइल कर रहे हो तो उसमें भी आपका अप्रूवल लगेगा। अदरवाइज ये डायरेक्टली आपने ऑथराइज कर दिया है तो जीएसटी प्रिपेयर जो है वो खुद ही आपके लिए आपके बिहाफ पे ये सब चीजें कर सकते हैं विदाउट योर अप्रूवल। फिर इसकी पूरी स्टेप्स दे रखी कि आपको जीएसटीपी के लिए अगर आप अप्लाई करना है कैसे करोगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करोगे, वो स्क्रूटनाइज हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर रिजेक्ट हो गई है तो प्रॉपर रीजन भी मिलेगा। एक बार आपका एनरोलमेंट हो गया तो वो वैलिड रहेगा अंटिल इट इज कैंसल्ड, कोई उसमें टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। बट आपको एक एग्जाम होती है वो हमेशा पास करनी पड़ेगी। कितने टाइम में करनी पड़ेगी, अगर आप ऑलरेडी पहले टैक्स प्रैक्टिशनर थे या फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 मंथ्स, जीएसटी आने के 30 मंथ्स तक आपको वो क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपका स्टेटस वैलिड होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक क्राइटेरिया ये था कि अगर आप ऑलरेडी ये थे टैक्स प्रैक्टिशनर या फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर तो आप माइग्रेट हो जाओगे यहाँ पे, बट उसमें भी आपको 30 मंथ्स में ये एग्जाम तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि आपका वैलिड है सर्टिफिकेट, ठीक है। लास्ट है आज का हमारा टॉपिक इंफॉर्मेशन रिटर्न। अब इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या होती है, तो जब भी कोई जीएसटी ऑफिसर कभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको बहुत सारे प्रूफ की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया, ठीक है, आपने क्या बोला कि पिछले मंथ तो हमारी कुछ सेल ही नहीं हुई, हमारा कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, कोरोना की वजह से सब बंद था, ठीक है। अब ऑफिसर को क्या पता कि लास्ट मंथ में क्या हुआ था, तो ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास और वो बोलेगा कि मुझे आप इनके पिछले मंथ की रीडिंग दो कि इनका पिछले मंथ में कितना यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। जब वो गया उसने देखा कि 100 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आप तो बोल रहे थे आपका प्रोडक्शन बंद था, लेकिन फिर ये 100 यूनिट्स कैसे कंज्यूम हुए हैं, ठीक है। तो अब जीएसटी ऑफिसर को किसकी जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। हो सकता है फिर वो आपका जो बैंक अकाउंट आपने स्टेटमेंट्स बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स दी थी वो बैंक से भी वेरीफाई करे कि क्या इनको कुछ कुछ पैसे तो रिसीव नहीं हुए, कुछ इन्होंने सेल्स तो नहीं करी है, ठीक है। तो उन सब के लिए जो ऑफिसर है उनके पास राइट क्या है कि वो बैंक, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आरओसी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब लोगों से डिटेल्स मांग सकता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन की, और वो लोग बाउंड होंगे देने के लिए, ठीक है। अगर उन्होंने नहीं दिया या फिर उन्होंने अगर डिफेक्टिव कुछ डेटा दिया तो उनको क्या करेंगे, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उसको रेक्टिफाई कर दो 30 डेज में। अगर रेक्टिफाई भी नहीं करी तो क्या करेंगे, तो फिर उसको नोटिस इशू करेगा जो जीएसटी ऑफिसर है कि आप ये सब डिटेल्स 90 डेज में सबमिट करो, अदरवाइज आई विल इम्पोज पेनल्टी ऑन यू, ठीक है। और अगर 90 डेज में भी फर्निश नहीं करी है इन्फॉर्मेशन तो फिर क्या करेंगे, 100 रुपीज पर डे या फिर 5000 विच एवर इज लोअर। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 5000 है, 5000 तक पेनल्टी आप उस पर्सन पे लगा सकते हो जो कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका इंफॉर्मेशन रिटर्न अंडर सेक्शन 150। तो हमने आज का टॉपिक यही एंड करना है।